भारत की वो ट्रेन डकैती जिसने पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। 342 करोड़, बगल में 18 पुलिस वाले बैठे थे, फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। ये डकैती इतनी चालाकी से की गई थी कि सीआईडी भी इन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। इन्हें पकड़ने के लिए अमेरिका की नासा से मदद लेनी पड़ी। और सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात, इन चोरों ने चोरी के पैसे मात्र 3 महीने में जला दिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, फिर भी चोरी हो गई। आखिर कैसे? और सबसे चौंकाने वाली बात, जिसने ये चोरी की वो मुख्य मुखिया आज भी खुला आजाद घूम रहा है। उस पर 50 से ज्यादा एफआईआर है। आइए देखते हैं एक ऐसी चोरी जिसे पकड़ते पकड़ते सीबीसीआईडी के भी पसीने छूट गए। 8 अगस्त 2016 रात करीब 9 बजे 11064 सेलेम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस तमिलनाडु के सेलेम रेलवे स्टेशन से चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो सेलेम जंक्शन से चलकर अगले दिन सुबह चेन्नई एगमोर स्टेशन पहुंचती है। वैसे तो इसमें सिर्फ पैसेंजर ही जाते थे, लेकिन उस रात इसमें 2 पार्सल कोच डिब्बे भी जोड़े गए थे, जिसमें लकड़ी के 226 सील बंद बक्से रखे गए थे। इनमें 100, 500 और 1000 के नोट थे। और ये कोई 1 से 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 342 करोड़ रुपए थे। ये पैसे अलग अलग बैंकों से कलेक्ट करके चेन्नई की आरबीआई में भेजे जा रहे थे। ये सॉइल्ड नोट्स थे, वो नोट जो चलते चलते लोगों के हाथों में आते आते थोड़े फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, चलने लायक नहीं रहते। आरबीआई इन नोटों को डिस्ट्रॉय करके नए नोट बनाती है। जिस कोच में नोट थे उसके बगल में 18 पुलिस वाले भी तैनात किए गए थे नोटों की सुरक्षा के लिए। ट्रेन रफ्तार से दौड़ रही थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कोई खाना खा रहा था, कोई बातें कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसी ट्रेन की छत पर 5 लोग मौजूद थे जो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने वाले थे। लेकिन इन चोरों के लिए भी ये चोरी करना कोई आसान काम नहीं था। चोरों के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त था पूरी चोरी करने के लिए, क्योंकि आगे वृद्धाचलम स्टेशन से ये ट्रेन इलेक्ट्रिक हो जाती थी। ये सभी चोर लोकल के नहीं थे, ये सब मध्य प्रदेश से आए थे। इनका गैंग था पारधी गैंग। इस गैंग का सरगना था मोहर सिंह पारधी, मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला। पहले ये अपने एक रिश्तेदार के साथ काम करता था, लेकिन उस रिश्तेदार की एक एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद मोहर सिंह ने अपना नया गैंग बना लिया, जिसमें अपनी बीवी, बच्चे और रिश्तेदारों को शामिल किया। फिर शुरू हुआ क्राइम का सिलसिला। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लूटपाट, हत्या जैसे कांड किए। जम्मू कश्मीर में एक परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया। पुलिस गैंग के पीछे लग गई, कुछ लोग पकड़े गए। मोहर सिंह को शक था कि गैंग के 2 लोग, नवल और रुखसद, ने पुलिस की मदद की है, इसलिए उसने उन दोनों को भी मार दिया। अब नॉर्थ इंडिया उसके लिए सेफ नहीं रहा था। उसने साउथ इंडिया जाने का फैसला किया। वहां वो कई जगह भेष बदल कर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में वो अपने गैंग के साथ तमिलनाडु के सेलम में आकर रहने लगा। यहां ये सब मजदूरी का काम करते थे और थोड़ी बहुत चोरी भी। इसी दौरान मोहर सिंह का सेलेम के एक लोकल गैंग से संपर्क हुआ। यहीं से उसे पता चला कि आरबीआई को जाने वाले पुराने और गंदे नोट किस ट्रेन से कब और कैसे जाते हैं। बस फिर क्या था, मोहर सिंह ने बैंक का पैसा लूटने का फैसला कर लिया। अपने गैंग के साथ मिलकर उसने अयोध्यापट्टनम और वृद्धाचलम स्टेशंस के बीच के पूरे रूट की हफ्तों तक छानबीन की। सेलेम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस का रूट भी कई दिनों तक अच्छे से चेक किया। इससे पारधी गैंग को पता चल गया कि अयोध्यापट्टनम और वृद्धाचलम के बीच ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी होती है। सेलेम से वृद्धाचलम के बीच इलेक्ट्रिक रूट नहीं है, यानी ट्रेन डीजल इंजन पर चलती है। बस यही था उनका मौका। रात के 10:15 ट्रेन में लगभग सब सो चुके थे। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, हवा का शोर और उसी शोर में दब रही थी छत पर
कट्टर चलने की आवाज। वृद्धाचलम अब ज्यादा दूर नहीं था, हर पल का हिसाब था। कट्टर रुका नहीं, हाथ थके नहीं, और फिर पार्सल कोच की छत में 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा एक छेद बन गया। पांचों के चेहरे खिल उठे, एक पल भी बर्बाद नहीं किया। 2 लोग रस्सी थामे बिना कोई आवाज किए उस छेद से नीचे उतर गए, सीधे उन बक्सों के बीच जिनमें 342 करोड़ रुपए बंद थे। पहला बक्सा खोला, ताला तोड़ा, नोट निकाले और लुंगी में भरने लगे। हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके, दिमाग चलता रहा और इतनी कम देर में इतना पैसा भरा कि उनकी 6 लुंगियां नोटों से पूरी तरह भर गई। मन था और लूटे, लेकिन ऊपर से इशारा आया कि वक्त खत्म हो रहा है। साथियों ने रस्सी से भरी हुई लुंगियां ऊपर खींची और दोनों चोर भी रस्सी थामकर वापस छत पर आ गए। अब पांचों की नजर थी सिर्फ एक जगह पर, वायलोर ओवरब्रिज। वृद्धाचलम से कुछ किलोमीटर पहले घुमावदार पटरी की वजह से ट्रेन यहां थोड़ी धीमी होती थी, और यही वो जगह थी जहां उनके बाकी साथी एक गाड़ी लेकर पहले से खड़े थे। जैसे ही ट्रेन वायलोर ओवरब्रिज पर पहुंची और रफ्तार धीमी हुई, पांचों ने पहले नोटों से भरी लुंगियां नीचे अपने साथियों की तरफ फेंकी, फिर एक एक करके खुद भी चलती ट्रेन से छलांग लगाई। नीचे खड़े साथियों ने उन्हें थामा, सब गाड़ी में सवार हुए और देखते ही देखते रात के अंधेरे में गायब हो गए। ट्रेन आगे बढ़ती रही और पीछे उसी कोच में 18 पुलिस वाले बैठे थे, बेखबर बेफिक्र, जिन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे क्या हो गया। रात 11 बजे ट्रेन वृद्धाचलम स्टेशन पहुंची। डीजल इंजन हटाया गया, बिजली का इंजन लगाया गया। इस पूरे काम में करीब 1 घंटा लगा, लेकिन इस दौरान भी किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस एक बार फिर चल पड़ी और सुबह होते होते चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन रुकी, यात्री उतरे, 18 पुलिस वाले भी उतरे और रोज के तरीके से पार्सल कोच के चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे रात भर कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कुछ घंटों बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अफसर पैसे लेने पहुंचे। पहला पार्सल कोच खुला, सब ठीक था, बक्से सलीके से रखे हुए थे, कोई गड़बड़ नहीं। फिर दूसरा पार्सल कोच खुला और अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छत में एक बड़ा छेद था जिससे सुबह की धूप सीधे अंदर आ रही थी। बक्से इधर उधर बिखरे पड़े थे और जमीन पर 100, 500 और 1000 के पुराने नोट चारों तरफ छितरे हुए थे। यह सब देखकर साफ था कि कोई ट्रेन की छत काटकर अंदर घुसा, ढेर सारे नोट उठाए और निकल गया। स्टेशन पर हड़कंप मच गया और कुछ ही मिनटों में नोटों की गिनती शुरू हो गई। जब गिनती पूरी हुई तो पता चला कि 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों, पुलिस वालों और रिजर्व बैंक के अफसरों सबके हाथ पांव फूल गए। तुरंत जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को इस लूट की सूचना दी गई और सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस को फौरन सील कर दिया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती थी। रकम 5 करोड़ 78 लाख थी, लेकिन असली झटका रकम का नहीं था। असली झटका यह था कि 18 पुलिस वालों की नाक के नीचे चलती ट्रेन की छत काटकर रिजर्व बैंक की सील बंद खेप से पैसे उड़ा लिए गए और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। सबसे पहले इस ट्रेन डकैती की जांच सरकारी रेलवे पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने शुरू की। ट्रेन की छत, बक्सों के ढक्कन, फर्श, हर जगह से नमूने लिए गए। जब गहराई से जांच हुई तो एक जगह से कुछ लोगों की उंगलियों के निशान और खून की कुछ बूंदें मिली। लग रहा था जल्दबाजी में किसी चोर की उंगली कट गई थी। ये नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। उम्मीद जगी कि चोर जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन व्यापक जांच के बाद भी न उंगलियों के निशान तमिलनाडु के किसी सक्रिय चोर से मिले, न मामला आगे बढ़ा। रेलवे पर दबाव बढ़ रहा था। अखबारों और टेलीविजन चैनलों में इस बड़ी ट्रेन डकैती की खबरें सुर्खियां बन रही थीं। एगमोर रेलवे स्टेशन पर पत्रकार जांच अधिकारियों पर सवालों की बौछार कर रहे थे। किसी को शक हुआ कि यह रेलवे और रिजर्व बैंक के अपने कर्मचारियों का काम है। सुरक्षा कर्मियों, आरपीएफ जवानों, पर्यवेक्षकों और सामान लादने वाले कर्मचारियों सबसे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और इस घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह भी नहीं था। मामला बेहद पेचीदा था। इसीलिए सिर्फ 2 दिन बाद 11 अगस्त 2016 को ये मामला तमिलनाडु की सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को इस जांच की कमान दी गई और डीएसपी कृष्णन को मैदानी कार्रवाई की जिम्मेदारी। इनके अलावा सब इंस्पेक्टर शास्त्र इंदु शेखरन, स्पेशल सब इंस्पेक्टर सम्मी कन्नू, हेड कांस्टेबल दंडपाणी समेत सीबीसीआईडी के कई अधिकारी दिन रात एक करके इस मामले को सुलझाने में जुट गए। सीबीसीआईडी ने पहले पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी को फिर से खंगाला। घटनास्थल के भौतिक सबूतों की दोबारा जांच की गई। उन औजारों का पता लगाने की कोशिश हुई जिनसे छत में 2 फुट का छेद किया गया था। जो बक्से पूरी तरह खाली थे या जिनसे थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई थी, उनकी भी बारीकी से जांच हुई। बस यही नहीं रुके। सेलम से एगमोर के बीच पूरे 350 किलोमीटर के रास्ते में पड़ने वाले हर थाने को सतर्क किया गया और रास्ते के हर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इस मामले की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि चुराए गए नोटों के क्रमांक कहीं दर्ज नहीं थे। चोरी हुए पैसों को ट्रैक करना जांचकर्ताओं के लिए लगभग नामुमकिन था। ऐसे में उन्हें गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य सबूतों पर ही निर्भर रहना था। जांच के दौरान सीबीसीआईडी की टीमें कई राज्यों में गई और 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इस तरह करीब 2 साल गुजर गए। मामला जहां था वहीं खला था। चोर खुली हवा में सांस ले रहे थे और जांच टीम की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हर तरफ से नाकामी के बाद सीबीसीआईडी ने आखिरकार आईटी विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला किया। आईटी विशेषज्ञों को काम सौंपा गया। 8 और 9 अगस्त 2016 की रात सेलम से चेन्नई के बीच सेलम चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस के चलने के दौरान जितने भी मोबाइल नंबर सक्रिय थे, उन सब का डेटा निकाला जाए। डेटा विश्लेषण के दौरान कुछ मोबाइल नंबर सामने आए जो ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ अपनी जगह बदल रहे थे, यानी वे उसी रास्ते पर चल रहे थे। जब इन नंबरों की जानकारी खंगाली गई तो पता चला कि ये सभी नंबर मध्य प्रदेश के एक ही इलाके से जारी किए गए थे। लेकिन सिर्फ मोबाइल ट्रैकिंग से यह साबित नहीं हो सकता था कि यही लोग ट्रेन डकैती के पीछे थे, क्योंकि उस दिन ट्रेन में हजारों यात्री सफर कर रहे थे। ये नंबर उनमें से किसी के भी हो सकते थे। मामला अभी अधूरा था। तब सीबीसीआईडी ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से मदद मांगी गई। नासा की टीम ने उस रात सेलम और चेन्नई के बीच के इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें खींची थी। उन तस्वीरों का बेहद गहराई से विश्लेषण किया गया और तस्वीरों में कुछ दिखा। चलती ट्रेन की छत पर कई लोगों जैसी आकृतियां नजर आईं और खास बात यह थी कि वृद्धाचलम के पास ये आकृतियां अचानक गायब हो गईं। यानी ये साफ हो गया कि चोरी डीजल इंजन बदले जाने से पहले ही हो चुकी थी। मोबाइल डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों को मिलाकर सीबीसीआईडी इस नतीजे पर पहुंची कि इस ट्रेन डकैती में करीब 11 लोग शामिल थे और सभी संदिग्ध थे। अब गिरफ्तारी की बारी थी। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया गया, पूरा मामला बताया गया और गिरफ्तारी में मदद मांगी गई। और फिर डकैती के करीब 2.5 साल बाद 12 अक्टूबर 2018 को सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले दिनेश पारधी और रोहन पारधी को चेन्नई, तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पहले दोनों मुकरते रहे, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो टूट गए और मान लिया कि वे इस ट्रेन डकैती में शामिल थे। पूछताछ में पता चला कि यह डकैती पारधी गैंग ने की थी और इसका सरगना था मोहर सिंह पारधी। इसके बाद सीबीसीआईडी मध्य प्रदेश गई, जहां पता चला कि इस मामले के बाकी आरोपी पहले से ही अलग-अलग जेलों में बंद थे। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर गुना सेंट्रल जेल से मोहर सिंह पारधी, रूसी पारधी, महेश पारधी और कृष्णा उर्फ कालिया को तथा अशोकनगर जेल से ब्रज मोहन पारधी को लाया गया और आगे की जांच के लिए चेन्नई लाया गया।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, करनी का फल भोगना ही पड़ता है। पारधी गैंग के साथ भी यही हुआ। इस लूट के पैसे वो ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाए और लूट के महज 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी का ऐलान कर दिया। तब तक पारधी गैंग कुछ जमीन जायदाद और कुछ सामान ही खरीद पाया था और इस तरह नोटबंदी के बाद उनके 500 और 1000 के पुराने नोट बेकार हो गए और पारधी गैंग ने अपने बचे हुए करोड़ों रुपए आग के हवाले कर दिए। मोहर सिंह अपने गैंग के साथ मध्य प्रदेश में था और कुछ समय बाद एक दूसरे मामले में जेल चला गया। इसके बाद सीबीसीआईडी ने उसे और उसके साथियों को ट्रेन डकैती के मामले में गिरफ्तार करके तमिलनाडु लाया। इस तरह भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती तो सुलझ गई, लेकिन इसमें पूरे 730 दिन लग गए।